क्या आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, यस, चलिए। धन्यवाद। हम्म। ठीक है। ठीक है, आप लोग आज अपनी अपनी किताब खुद ओपन कीजिए। मतलब आज मैं थोड़ा दिखा नहीं पा सक स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। आप लोगों के पास किताब है? सबने किताब ओपन किया है? हाँ, तो चलिए मैं एक बार बैक जाके फिर से देखती हूँ, कोशिश करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक इमेज शेयर किया, सब देख रहे हैं? चेक कीजिए। हाँ, ठीक है। और मेरी आवाज भी क्लियर है या फिर ब्रेक कर रही है? ओके, ओके, थैंक यू। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को आज दिखा रही हूँ, इसको दिखाने के पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि आप लोग आगे से कभी भी, जैसे देखिए मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि ये है क्या। देखिए, ये जो है ना, एक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है। और एक मिनट, इसको बड़ा करती हूँ पहले। हम्म। देखिए, ये जो है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। यानी कि यह एक डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम है यानी कि एक फिगर है। और इस फिगर में ही आपको जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन क्लियर करने का जो तरीका है, अगर आप लोगों को स्क्रीन में क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर यानी कि अपने टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन को देख सकते हो, जो पेज नंबर 38 है, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि इसको आप संजाल कहते हैं, ठीक है। जिसको आपको प्रवाह तालिका में पूर्ण करना है। प्रवाह तालिका में पूर्ण कीजिए, यानी कि जैसे जैसे आया है सीरियल वाइज वैसे आपको लिखना है। जैसे जैसे आए हैं ये, एक, दो, तीन और चार चीजें आपको फिल करनी है। आप देख पा रहे हो? हाँ, तो ये चीज आपको करना है। तो अगर बिना आप फिगर बनाए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके अगर आपने अपने जवाब भेजे, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो जवाब होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको बताना पड़ेगा ऐसे ही फिगर लिख कर। और जो आपका सेंटेंस है उसको लिखने के बाद एक फिगर में उसको भरिए और अरेंज भी करना है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन सा चीज आया, उसके बाद कौन सा चीज आया, ये आपको करना है। ऐसे अरेंज करके, ऐसे फिगर बना के दिखाना है। लैंग्वेज पेपर में इसी के लिए नंबर मिलते हैं, नहीं तो फिर नहीं मिलते हैं। अगला देखिए, आप लोग ये देख पा रहे होंगे, कारण बताओ। यहाँ पे और थोड़ा मैं बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, नहीं बड़ा तो नहीं हो पा रहा है, इतना ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा हुआ है कारण बताओ। अब कारण बताओ में आप देखेंगे कि पहले सेंटेंस है, सेंटेंस लिखा है, उसके बाद खाली जगह है। यानी आपको फील करना है, इस यहाँ पे वर्ड्स लिख के फील करना है। अगर तो आप लोग क्या करेंगे, अगर सीधे इसका आंसर लिखेंगे, यानी एक वर्ड में अगर आपने इसका जवाब भेजा, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा पहले। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। कारण लिखो, अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। कब अनाज रखना सुरक्षित प्रारंभ हुआ? तो उस वर्ड को भी आपको भरना है और ये सेंटेंस लिखते हुए भरना है। किसे किसे समझ में आया, चेक कीजिए। किसे किसे समझ में आया? मैंने जो भी समझाया वो किसे किसे समझ में आया, चेक कीजिए प्लीज। हम्म।
ईश्वरी ने कहा नो, ईश्वरी को नहीं समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, देखिए जो मैं बोल रही हूँ उसको पहले ध्यान से सुनिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। सबसे पहले तो आपको संजाल के बारे में समझ में आ गया कि संजाल बना बना के, यानी ऐसे डायग्राम फिगर बना के, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा, ये पहले फिगर बने हैं। उसके बाद आपको जो इसमें वर्ड, जो सेंटेंस होगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो जो सेंटेंस है उसको डालने, फिगर बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है, अनाज सुरक्षित रखने वाला, अनाज को सेफ रखने वाला, तो उसके बारे में जो है वो आपको क्या लिखना है, जो इसका कारण है, जो रीजन है, वो मुझे लिखना है। तो पहले क्या लिखूंगी, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं इसमें, तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखिए। पहले मुझे ये लिखना है जो इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। उसके बाद खाली जगह है, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगी? अनाज सुरक्षित रखना खाली शुरू हुआ क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा होता था जितना वो एकदम या फिर एक बार में खा नहीं सकते थे। जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी को हूबहू आपको उतारना है। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, कल पढ़े थे ना हम लोग, तो मुझे वो पूरा लिखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा और जो इसका जवाब है वो भी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ, यानी अनाज को सुरक्षित रखना शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? क्योंकि खेती करने से अनाज ज्यादा होता था, पैदावार ज्यादा होता था, तो आदमी एक ही बार उसको नहीं खा सकता था ना, वो बच भी जाता था और उसको रखा जाता था। इसीलिए आपको पूरा सेंटेंस लिखना, जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसी को हूबहू लिखना है। कितने लोगों को अब समझ में आया, आप बताइए। हाँ, अदिति को समझ में आया, और किसे समझ में आया? हाँ, ईश्वरी को भी समझ में आ गया। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, समझ गई, यानी कि सबको समझ में आया। और फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये जो है आपका, मेरा ये फिगर शायद हिल रहा है, देखिए। नेक्स्ट आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में ही देखेंगे, जो ये है, उचित जानकारी लिखो। उचित जानकारी लिखो, देख रहे हैं आप लोग? तो वो जैसे लिखा है सबसे पहले वैसे ही मुझे फिगर बनाना है, जैसा फिगर में वो दिया गया है, ठीक है। काम का विभाजन इनमें हुआ। किन दोनों लोगों में काम का विभाजन हुआ? काम का बंटवारा किन किन लोगों में हुआ? कोई चैटिंग कर सकते हैं? मैं आपको टेबल कर रही हूँ, जो भी आप जवाब लिखोगे किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे दिखेगा। बताओ, किन दो लोगों के बीच में काम का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, यानी काम का बंटवारा हुआ? चैटिंग कीजिए, चैटिंग कीजिए। दोनों के नाम लिखिए, एक के नहीं, दोनों के नाम लिखिए। अभी तक सिर्फ युगंधर ने लिखा है, एक का नाम लिखा है, दोनों का लिखना है। किन दोनों के बीच में काम का बंटवारा हुआ? हाँ, युगंधर ने अभी सही जवाब भेजा है। नेक्स्ट कौन भेजेगा? नेक्स्ट किसे समझ में आया? और कोई भी नहीं? किसी भी को भी नहीं समझ में आ रहा है? काम का विभाजन इनमें हुआ, किन दो लोगों में हुआ, किन दो चीज जनों में हुआ? चलिए मैं आपको फिर से इसको खाली कर, अब सुनिए। सिर्फ युगंधर ने इसका जवाब भेजा कि औरत और मर्द के बीच में काम का बंटवारा हुआ। ये हमने देखा ना, कल के लेसन में देखा ना। तो आपको पहले ये लिखना है, ये जो लिखा हुआ है, काम का विभाजन इनमें हुआ,
फिर वो डायग्राम भी बनाना है, वो फिगर भी बनाना है। जैसे बना हुआ दो बॉक्स बना हुआ है, दोनों को अटैच किया गया है एक पिन से। तो ऊपर लिखना है पहले मर्द और नीचे लिखना है औरत, दोनों के बीच में काम का बंटवारा हुआ, यही ना लिखेंगे। समझ गए? मर्द या औरत, या औरत या मर्द, ऐसे आप कर सकते हैं जैसे लिखना है। ठीक है, समझ गए? तो आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद करना है। अगर आपने सिर्फ औरत और मर्द लिख दिया तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, आपका आंसर शीट चेक ही नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो, इसका जवाब कौन दे सकता है? मैं आपको फिर से डिसेबल कर रही हूं, आप लोग दीजिए, जवाब दीजिए। प्रश्न है आपका कि जानवरों के चराने की जगह को क्या कहते हैं? कल ही आप लोगों ने देखा है, बताइए। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ढूंढिए जल्दी से, बताइए बताइए। खेत सही जवाब नहीं है, ढूंढिए ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए और बताइए। एक ने सही जवाब भेज दिया है, शुभम। शुभम नराने। वजह नहीं, अदिति सही जवाब है, ढूंढो ढूंढो। जानवरों के चराने के जगह को क्या कहते थे? चरागाह कहते थे, और क्या कहते थे? आपको ये भी नहीं पता? हाँ चलिए, अब मैं फिर से आपको कर रही हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जैसे ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ चरागाह लिख दोगे तो आपको इसका जवाब का सही नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जानवरों को चराने की जगह को क्या कहते हैं? चरागाह कहते हैं। तो यहाँ चरागाह लिखिए, उससे पहले ये पूरा सेंटेंस भी लिखिए। आपको लैंग्वेज पेपर में लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिख पाओगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। समझ गए? तो आपको ये काम करना होगा। ठीक है। हम्म। उसके बाद उसी तरह आपको ये दूसरा भी करना है, जैसे मैंने बताया पूरा सेंटेंस लिखना है। उसके बाद जिसके पास बहुत से अतिरिक्त रुपये होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके टेक्स्ट बुक में है ना? आपको याद है या भूल गए? ठीक है, ये मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ, आप लोग अपना ढूंढना, टेक्स्ट बुक से ढूंढना और फिर लिखना कि जिसके पास बहुत से अधिक या अतिरिक्त, यानी हाँ, एक ने तो जवाब दे दिया, शांतनु ने जवाब दे दिया। गुड। तो आप लोग भी एकदम एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए और अपने जवाब को देते जाइए फटाफट, तब आप लोगों को मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो मैंने आपको इसलिए अभी ये क्वेश्चन सबसे पहले दिए ताकि आप लोग जब भी टेस्ट दो तो आप लोगों को तरीका पता हो कि आप लोग लिखोगे कैसे। जैसा डायग्राम है वैसा ही पहले मुझे वो फिगर बनाना है, उसके बाद उसमें फिल करना है। अगर वो एक वर्ड में फिल करना है तो वर्ड कीजिए, अगर एक सेंटेंस में करना है तो एक सेंटेंस फिल कीजिए, लेकिन आपको वो डायग्राम बनाना जरूरी है। समझ गए? मेरी बात सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो लिखिए यस। हम्म। हाँ चलिए, सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है।
देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है नंबर 6, अंधा युग। लेकिन आज हम लोग ये चैप्टर नहीं करके हम लोग एक कहानी को पढ़ते हैं, जो कि है लेसन नंबर 7, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। देख रहे हैं क्या? लेसन नंबर 7, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, आप लोग को आज यही पढ़ना है। हम्म तो सब जिसके पास किताब है वो किताब निकालेंगे तो उसको पढ़ने में ज्यादा सुविधा होगा। ठीक है, जिसके पास किताब है वो किताब निकाल लीजिए और किताब से पढ़िए ताकि आपको सुविधा हो। मैं यहाँ पे रीडिंग करते जाऊंगी और आप लोग को क्या करना है कि एक टेक्स्ट बुक, मतलब जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन सब कुछ होना चाहिए आपके पास, ताकि जो मैं मीनिंग आपको बताऊंगी वो भी आपको लिखते जाना है। ठीक है, मैं शुरू। हम्म चलिए ठीक है, मैं प्रारंभ कर रही हूँ, है ना। ये जो लेसन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। ठीक है, ये जो कहा है, तो अब देखिए, आप उनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। तो ये कुछ इस तरह है, वो कह रहे हैं, मैं यद्यपि मैं यद्यपि बूढ़ा, यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूं। जब सबसे पहला वो कह रहे हैं कि मैं शरीर से जरूर बूढ़ा हो गया हूं, यानी कि उनकी उम्र हो गई होगी, किंतु उत्साह में लेकिन एक्साइटमेंट में वो जवान है। जो आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं या फिर जो थोड़ा यंग होते हैं, उनको कर गुजरने की ललक होती है, लगन होती है, तो उसे उत्साह कहते हैं कि हाँ ये मैं कर लूंगा, इसे मुझसे हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं कि मैं भले शरीर से बूढ़ा हूं किंतु मैं कुछ कर गुजरने की मुझ में ललक है, चाहत है। ठीक है, ये वो कह रहे हैं। मैं युवा अवस्था के, देखिए यहाँ पे एक शब्द है युवा अवस्था। युवा अवस्था कहते हैं जो जवान होता है उसे युवा अवस्था कहते हैं। ठीक है, मेरी आवाज सबको क्लियर है या फिर ब्रेक कर रही है? हम्म ठीक है, तो युवा अवस्था कहते हैं जब कोई जवानी की अवस्था में या जवान होता है तो उसे युवा अवस्था कहते हैं। युवा अवस्था की विशेषाधिकार, विशेषाधिकार यानी कि जो खास अधिकार प्राप्त होता उसे विशेषाधिकार कहते हैं। ठीक है, विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि जो कुछ अधिकार हैं जो कि युवा अवस्था में खास अधिकार मिलते हैं, वो कौन से अधिकार हैं वो हम देखेंगे। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से, यहाँ पे लिखा है कि जो युवावस्था में जो खास अधिकार होता है वो क्या होता है? अपनी विचार को, अपने थॉट शक्ति को सबल बनाना। देखिए आप लोग सब लिखेंगे, एक वर्ड है सबल। यहाँ पे मैं कर्सर घुमाऊंगी तो शायद फिगर भी घूम रहा है, तो आप लोग देखेंगे अपने पीडीएफ में या फिर अपने बुक में कि एक शब्द है सबल। सबल का अर्थ होता है बलवती, जिसमें बल हो, जिसमें ताकत हो, उसे कहते हैं सबल या बलवती। ठीक है, आगे है, आगे है कि शक्ति को सबल बनाने से इनकार, इनकार यानी कि नहीं, जहां पे होता है, या फिर एक्सेप्ट नहीं, नेगेटिव होता है। इनकार करना यह स्वीकार करने का समान होगा कि मुझे यह प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं।
यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं कि मुझे यह स्वीकार नहीं, ये एक्सेप्ट करना स्वीकार नहीं है, करने का समान होगा कि मुझे प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं कि मुझे भी किसी प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार नहीं है, ये मुझे कभी स्वीकार नहीं है। आगे लिखा है, देखो स्वीकार का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब जो अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा, चिर का अर्थ होता है सदा, हमेशा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं कि मैं जब अब बोलने जा रहा हूं, यानी अब ये कुने वाले हैं, वह चिर युवा है, चिर युवा है यानी हमेशा जमा रहने वाला, जवान रहने वाले बात है या शब्द है या वाक्य है, वो देखेंगे हम। शरीर बूढ़ा जर्जर, देखिए यहाँ एक शब्द और आया है, जर्जर का अर्थ होता है कमजोर, ठीक है, कमजोर, वीक। तो यहाँ पे वह कह रहे हैं कि बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, नष्ट यानी खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है, कौन, हमारा शरीर, परंतु लेकिन आत्मा अमर है, किंतु आत्मा जो है वो अमर है। आपने ये सुना होगा कि हमारा शरीर मर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती, ना ही वो मरती है। उसी प्रकार हमारी होम रूल, देखिए आपको पता है कि होम रूल ये की इंग्लिश वर्ड है, होम रूल यानी कि घर के जो नियम है। होम रूल गतिविधियां, गतिविधि का अर्थ होता है जो हलचल में होता है, जो एक्टिव होता है, जो काम होते रहता है, जो घर के नियम में जो काम होते हैं, गतिविधि में भले ही सुस्ती दिखाई दे, यानी कि ये अपने बारे में कह रहे, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं घर के कामों में उतना एक्टिव नहीं हूँ, मैं सुस्त पड़ गया हूँ यानी लूज पड़ गया हूँ, आत्मा ही परमात्मा है। ये मैं फिर से लाइन गड़बड़ा गई हूँ, गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सुस्ती शरीर में दिख रही है गतिविधियों में, वो क्या है, उसके पीछे छुपी भावना यानी फीलिंग अमर एवं अविनाशी है। अमर कहते हैं जो कभी नहीं मरता है, उसे अमर कहते हैं, और अविनाशी यानी कि जिसका कभी विनाश ना हो, उसे अविनाशी कहते हैं। वही हमें स्वतंत्रता, और हमें स्वतंत्रता कौन दिलाएगी, हमें अमर भावना जो हमें विनाशी है, जो भावना है वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। यानी जब हमारा देश गरीब गुलाम था उस समय का ये बात है, और आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से वे एक भाग लिए थे। ये आत्मा ही परमात्मा है, वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। प्रथमेश ने क्या मैसेज किया है, प्रथमेश आप बोलते हो, आपने क्या मैसेज किया है? ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, किस चीज में आजादी दिलाएगी वो देखते हैं। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाए। यहाँ पे गुलामी की बात इसलिए हो रही है, यहाँ पे अंग्रेज गुलामी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आत्मा और ईश्वर की बात हो रही है। वो कह रहे हैं हमारा शरीर जब तक ईश्वर से एकाकार, देखिए यहाँ पर एकाकार लिखा है, इसका अर्थ होता है एक होने की अवस्था या दशा, एक ही आकृति का, यानी जब हम मर जाते हैं या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा निकल के जाके प्रभु में, भगवान में लीन हो जाता है, उनमें जाके घुस जाता है। तो उसी को यहाँ पर एकाकार कहा गया है कि जब तक ईश्वर से वो मिल नहीं जाए उसकी
जो यात्रा होती है वो चालू रहती है आत्मा की। आगे वह कह रहे हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये अपना थॉट कह रहे हैं, अपना इन्हीं का विचार है कि स्वराज यानी अपना राज्य होना यह मेरा जन्मसिद्ध, जन्मसिद्ध यानी जन्म से जो अधिकार मिला रहता है उसे जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्वराज यानी कि हमें आजाद होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक वो मेरे भीतर जागृत है। यहाँ पे देखिए एक शब्द है, जागृत का अर्थ होता है जगा हुआ, उसे, ठीक है, जागृत का अर्थ होता है जगा हुआ। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत मायने रखते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा एक एक वर्ड जागृत है ना, हमारे भीतर जो भी हमारे अधिकार है वो जागृत है, जगे हैं। मैं बूढ़ा नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। और मेरा जो फीलिंग है कि मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ, ये फीलिंग जो है, ये भावना जो है वो कोई नहीं काट सकता, यानी कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। कोई आग उसे नहीं जला सकती, ना ही कोई आग उसे जला सकती है। कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई भी पानी उसको भीगा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता है, ओला नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई हवा इसे सूखा नहीं सकती, ना ही तेज हवा उसे सूखा कर सकती है। आपने देखा होगा अगर आप पत्ते को बाहर छोड़ दो तो हवा में वो सूख भी जाता है, तो वो सूख भी नहीं सकता। यानी ये ऐसी फीलिंग है कि हर स्थिति में अडीग रहेगी, अपना जस का तस रहेगी। और वो फीलिंग क्या है कि ये मन में, अपने मन से ये कभी बूढ़ा नहीं हुए, ये जवान है। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी, यहाँ पे देखिए सीआईडी एक संस्था के बारे में कहा गया है, मैं उससे भी बढ़कर कहूंगा कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। और मेरी जो सोच है, विचार है, उसको कोई सीआईडी पुलिस भी नहीं पकड़ सकती। मैं किसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक, जो पोस्ट में होते हैं, पुलिस पोस्ट में होते हैं, उसको पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी कहता हूं, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया है, और आशु आशुलिपि लेखक, यहाँ पे एक शब्द आया है आशुलिपि लेखक। तो देखो आशुलिपि का अर्थ होता है संकेत लिपि। आप लोगों ने देखा होगा कि संकेत लिपि किसे कहते हैं। आप लोग जब कभी देखे होंगे कि वो जो गूंगा और बहरा वाला जो एक कभी न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, जो हाथ से वो करके दिखाते हैं, कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा है क्या संकेत लिपि? अगर आपने कभी किसी को देखा है बोलते हुए तो आप टाइप कीजिए यस। अदिति ने नहीं देखा। आप कभी न्यूज में देखेंगे वो सिर्फ गूंगे और बहरे लोगों के लिए एक आता है संकेत लिपि, जो हाथ से बोल के दिखाते हैं। आप लोगों ने कभी कुछ गूंगे या बहरे से किसी को बात करते हुए देखा होगा, जो हमारी आवाज को नहीं समझ सकते, ना ही सुन सकते हैं, तो उनको हाथ से फिगर बना बना के कुछ बताया जाता है। जैसे पानी चाहिए तो अपने मुंह में हाथ रख के ऐसे ऐसे करके इशारा करके दिखाते हैं कि पानी चाहिए। खाना चाहिए तो मुंह में ऐसे ऐसे हाथ करके दिखाते हैं कि भोजन चाहिए, तो उसे सांकेतिक लिपि कहते हैं, ठीक है, जिसे आशु लिपि कहा गया है ना। आगे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आज का होमवर्क आपको दे देती हूँ, क्योंकि हमारे 9 मिनट ही बचे हुए हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। इस लेसन से पहले जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया, मतलब एक चीज दिखाया था, फिर से मैं जाती हूँ। मैं नहीं जा पा रही हूँ तो इसको मैं फिर से करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये ये देख रहे हैं आप, मैंने जितने भी आज प्रश्न दिए, जितने भी दिए, इसमें से शायद कल भी कुछ दिए थे, तो जो कल मैंने दिया था उसको छोड़ के बाद बाकी सब आज का आपका होमवर्क है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ।
तो जो कल अगर इसमें से कुछ दिए थे तो उसको कल के होमवर्क में रहने दीजिए, और आज का इसके अलावे जो कल दिए थे उन्हें छोड़ के जितने बाकी हैं वो आज का होमवर्क है। तो आज का आप क्लियर रखेंगे, ये करना है आपको। अब मैं फिर से बैक जाती हूँ। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं पुलिस अधीक्षक, पोस्टेड लोग, कलेक्टर लोग, वो भी मेरे इस आशुलिपि लेखक को हमारे भाषणों के नोट्स से लेने के व्यस्त हैं। थोड़ा सा लाइन फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा करता हूँ, यानी कि बोलता हूँ, सबको जानकारी देता हूँ कि पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं, यानी जब वो बोल रहे हैं तो उनके सामने एक पुलिस अधीक्षक भी बैठे हैं, उनके सामने ही करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों के सामने जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया है। किसी को हम न्योता देते हैं, इनविटेशन देते हैं, उसे आमंत्रित करना कहते हैं, ठीक है। और आशुलिपि लेखक, और कुछ लेखक भी है वहां पे, लेखक जो सांकेतिक लिपि द्वारा समझाने का काम करते हैं, वो जो लेखक बैठे हैं जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, और जो वो भाषण दे रहे हैं उन भाषण में जो भी कुछ खास चीज है उसके नोट्स को वह ले रहे हैं, जो भी उनके खास चीजें हैं, जो खास पॉइंट्स बता रहे हैं वो नोट कर रहे हैं। यानी कि अभी जैसे मैं कुछ खास वर्ड बोलती हूँ तो उसको आप नोट करते हो, उसी तरह जब वो भाषण दे रहे हैं तो कुछ जो खास वर्ड है उसको वह नोट कर रहे हैं। उनके सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं। यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि हम जो है वो स्वशासन यानी खुद का शासन चाहते हैं। यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तो उसके बारे में लोकमान्य गंगाधर तिलक कहते हैं कि, और वो बार बार किस विचार के बारे में कहते हैं कि ये विचार हमारा कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम स्वशासन चाहते हैं, यानी हम खुद अपना शासन चाहते हैं। जैसे अभी हम स्वशासन में रहते हैं, लेकिन जब अंग्रेज थे तब हम गुलाम थे, उनके अधीन थे, तब हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते थे, उस समय हम स्वशासन नहीं थे। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग मेरे सामने बैठे वो भी मेरे इस भाषण, इस सोच को, विचार को नहीं काट सकते। और वो मेरा क्या विचार है कि हम जितने भारतवासी हैं हम क्या चाहते हैं, स्वशासन चाहते हैं, यानी कि स्वयं शासन करना चाहते हैं, स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार चाहते हैं, और हमें मिलना ही चाहिए। और ये जो हमारा विचार है वो हमें मिलना ही चाहिए। हाँ, ईश्वरी ने कहा है कि प्लीज मुझे फिर से होमवर्क बताइए। तो ईश्वरी ध्यान से सुनो, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसे जिसे नहीं समझ में आया वो देखेंगे ध्यान से। ये जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, इसमें आपको कल भी कुछ शायद होमवर्क इसमें से दिए गए हैं। जो कल दिए गए थे वो तो हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके अलावे जो भी प्रश्न बचे हैं उनको आज का होमवर्क है, वो जितने बचे हुए हैं। यानी कि आपने ये पूरा पूरा सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए, कारण बताइए, उचित जानकारी लिखो, कृति पूर्ण करो और भाषा बिंदु। अगर आपने ये पूरा लेसन कर लिया तो ये कल का जो भी लेक्चर हुआ था उसका भी होमवर्क हो जाएगा और आज का भी होमवर्क हो जाएगा। बट आपको डेट डाल के भेजना है कि कौन से डेट में कौन सा होमवर्क आपने किया, डेट के साथ डालना है। तो आपको समझ में आया ईश्वरी? तो चैट कीजिए। ईश्वरी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से बैक जाते हैं। हम्म। तो वो कह रहे हैं
कि यहाँ पे वो क्या विचार कह रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो वो कहते हैं कि ना ये कभी मर सकता है, ना खत्म हो सकता है, ना जल सकता है, ना भीग सकता है, ना ही खत्म हो सकता है, कोई भी स्थिति में नहीं। वो कौन सा विचार है कि हम स्वशासन चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं। ये उनका विचार है जो हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा जवान रहेगा। उसके बारे में वह कह रहे हैं और कहना चाहते हैं। स्वशासन में ही होती है। फिर वो कहते हैं कि वो चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए, और जो उनका विचार है स्वशासन का वो मिलना चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति, यहाँ पे देखिए एक वर्ड और आया है, परिणति। इसका अर्थ होता है पुष्टि करना, पुष्टि करना, प्राप्त होना, मिलना, वो कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जिस विज्ञान की परिणति यानी जिस विज्ञान की पुष्टि स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, ना कि वह किसी परिणति दास्ता में है। दास्ता, यहाँ पे देखिए एक और शब्द आया है, दास का अर्थ होता है गुलाम, यानी अगर कोई के अधीन है, गुलाम है, तो उसे दास कहते हैं। और दास्ता का अर्थ होता है गुलामी करना। याद रखेंगे, है ना? क्लियर है? तो अब हमारे 2 मिनट बचे हुए, तो ये हमारा आज का ही पेज खत्म हो जाएगा। आप लोग अपने पीडीएफ में देखते रहेंगे, अपने टेक्स्ट बुक में। तो वो कह रहे हैं जिसकी परिणति पुष्टि दास्ता में हो, यानी कि वह ऐसा स्वशासन नहीं चाहिए जिसकी पुष्टि दास्ता में है, गुलामी में है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद में है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है वेद, वेद को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिया गया है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा आप लोग देख पा रहे होंगे, उसे कहते हैं। आप लोगों को पहले मैंने बताया किसी के कहे हुए शब्द को सेम टू सेम पूरे सेंटेंस को रखने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कोमा का लगता है, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड है वेद। वेद आप लोग को पता है हिंदू धर्म के अनुसार 4 वेद हैं। आप लोगों ने वेद के बारे में सुना है क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। ठीक है, उन्हीं वेदों के बारे में यह बताया गया है। हाँ, तो वो कहते हैं आपके पास एक आत्मा है। वो कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक कि हर इंसान के पास एक आत्मा है और केवल उसे जगाना चाहता है। और वो कह रहे हैं जो सबके पास एक आत्मा है उसे जगाने की जरूरत है। क्या जगाने की जरूरत है? कि आप गुलाम हैं और आपको स्वशासन चाहिए, यानी इस गुलामी से लड़ना होगा, आपको आजादी चाहिए। ये सभी भारतवासियों को ये फीलिंग को जगाना होगा अपने आत्मा से। हमारा आज का क्लास खत्म होने वाला है, तो आज के क्लास में इतने ही। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे इस लेसन को करेंगे। तब तक बाय। हम्म।